माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIC 132। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको सही समय पर दे रहा हूँ। जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। इनमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को लिया है और इनसे बाहर क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये टाइटल है भारत का इतिहास, जो 300 सीई से लेके 1206 तक की बात बताएगा। मतलब पार्ट 1 में हम लोग देखे थे BHIC 131 में, उसमें 300 सीई से पहले तक की था और इसमें 300 सीई के बाद गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद की बात सब है। स्टूडेंट्स, ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ना पूरा अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप नोट्स लास्ट देखना। लास्ट में क्या देखो, वीडियो के लास्ट में देखने के बाद लास्ट में क्या करोगे, नोट्स डाउनलोड करोगे, नोट्स से प्रिपरेशन कर लोगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, कब कब दे रहे हैं? अगर आप दिसंबर या जून में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर 25 में दे रहे हैं या फिर जून 26 में दे रहे हैं, दोनों के लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों के अंतर्गत प्रशासन की प्रकृति। गुप्त शासक, देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ना पहले शासक के बारे में बताता हूँ, कौन सा शासक कब आया, तभी आपको समझ में आएगा। लास्ट में मैंने आपको यानी कि वंश के नाम बताया है। तो सबसे पहले गुप्त वंश का शासनकाल। देखो स्टूडेंट्स, गुप्त वंश का शासनकाल लगभग 200 ईसा ईस्वी से शुरू हुआ, 550 ईस्वी तक चला, ठीक है। प्रमुख शासकों और उनके अनुमानित शासनकाल की सूची नीचे दी गई है, ये देखिए। ये गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो है स्टूडेंट श्रीगुप्त, जो 240 ईसा पूर्व से ईस्वी से 280 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र का नाम है घटोत्कच, जिसने शासन किया 280 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त प्रथम आया, जिसका शासन काल है 319 ईसा पूर्व ईस्वी से 335 ईस्वी तक का। फिर आया गुप्त संवत 319, जो 319 इस काल को गुप्त संवत भी बोला जाता था, जो गुप्त संवत की शुरुआत थी, ठीक है। और ये 319 से लेकर 320 तक का रहा थोड़ा सा। अब उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो शासन काल था वो 335 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व था और समुद्र बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर आता है उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और इसका शासन इन्हें शासन किया लगभग 380 ईसा पूर्व से लेकर 415 ईस्वी तक। इनके काल में फाहियान भारत आया था। फिर उसके आता है कुमार गुप्त प्रथम, जिसे महेंद्र आदित्य कहा जाता है। लगभग 415 से लेकर 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय उन्हें ही जाता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल 455 से ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहा और इन हुनों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका इन्होंने, स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ गया। मतलब लास्ट शासक जो समझ लो गुप्त स्कंदगुप्त ही था, जो शक्तिशाली थोड़ा सा था। इन्होंने हुन आक्रमण को होने हुन का आक्रमण हुन अपना अलग था, हुनों के आक्रमण को रोक दिया था, बट ज्यादा टिक नहीं पाया। फिर आपका आता है इसके बाद जो कि शासन कमजोर पड़ गया और कई कमजोर शासकों ने राज किया, जैसे कि परगुप्त, कुमारगुप्त, बदगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। लगभग 550 ईस्वी तक इन का शासन चला। फिर 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य की पूरी तरह से क्या हो गया था स्टूडेंट्स, पतन हो गया। तो ये है, मैंने आपको बता दिया। तो आप लास्ट में देख लोगे, साम्राज्य को समझ लोगे कौन सा कौन कब आया नहीं है, ठीक है। अब फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। गुप्त शासकों के अंतर्गत प्रशासन की जो व्यवस्था था, इनकी व्यवस्था पर, इनकी प्रशासन की प्रकृति पर क्या करना चर्चा।
उस समय के प्रशासन कैसे थे गुप्त शासकों के समय? गुप्त शासकों के अंतर्गत प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत राजसत्ता परंतु व्यवहार में विकेंद्रित व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। गुप्त शासक स्वयं को महाराज कहते थे, जिससे उनकी सर्वोच्च सत्ता स्पष्ट होती है। राजा प्रशासन का केंद्र था। वह विधि निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश और सेना का क्या होता था? प्रधान होता था। फिर भी राजा धर्म और परंपराओं से क्या होता? बंधा रहता था। राजा किस बंधा होता था? धर्म और प्रथाओं से, है ना? तथा ये प्रजा कल्याण को राज का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। गुप्त शासक, गुप्त वंश में गुप्त शासक लोग क्या करते थे? जो राजा प्रजा का जो कल्याण होता था गांव समाज में लोगों का कल्याण के लिए, है ना? इसी कल्याण को ही क्या प्रमुख उद्देश्य, मतलब प्रजा का ही कल्याण हो, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। गुप्त प्रशासन में मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें कुमार मात्य, महादंड नायक, महाप्रतिहार जैसे उच्च अधिकारी शामिल थे। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य को मुक्ति, विषय और ग्राम में विभाजित किया गया था। मुक्ति का शासन ऊपरी और विषय का शासन विषयपति करता था। ग्राम स्तर पर ग्रामिक अथवा महत्तर जैसे स्थानीय निकाय कार्य करते थे, जिससे स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा मिला। गुप्त शासन काल में सामंती प्रवृत्तियों का उदय भी दिखाई देता है। भूमि अनुदानों के माध्यम से ब्राह्मणों और अधिकारियों को कर मुक्त भूमि दी गई, जिसने केंद्रीय नियंत्रण कुछ हद तक कमजोर हुआ। जिससे क्या हो गया था? केंद्रीय नियंत्रण कुछ हद तक क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजपूतों की उत्पत्ति पर क्या वाद विवाद चल रहा था, ये बताना है। तो राजपूतों की उत्पत्ति पर वाद विवाद भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्या था? विषय है। इतिहासकारों ने इस विषय पर विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। एक मत के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रिय वंशों के वंशज थे। राजपूत जो थे पुराने जो क्षत्रिय वंश थे उनके क्या थे स्टूडेंट्स? वंशज थे। ठीक है, उनके वंश थे जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निकुल परंपराओं से जुड़े माने जाते थे, है ना? राजपूत को सूर्यवंशी भी कहा जाता है और चंद्रवंशी और अग्निकुल परंपराओं से ये जुड़े मानते थे। इस मत की आलोचना यह है कि इसके पक्ष में पर्याप्त समकालीन प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा मत विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत है। मत ध्यान रखना। दूसरा मत क्या है? विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, जिसके अनुसार कुछ राजपूत वंश शक, हून आदि विदेशी जातियों से विकसित हुए, जिन्होंने भारत में आकर हिंदू समाज में समायोजन कर लिया, किंतु सभी राजपूतों को विदेशी मानना तर्कसंगत नहीं है। तीसरा और अधिक मान्य मत जो था वो है समन्वय सिद्धांत। इसके अनुसार राजपूत विभिन्न स्थानीय जनजातियों, कृषक वर्गों, सामंतों और विदेशी तत्वों के मिश्रण से उभरे। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय संस्कार और वंशावलियों की जो रचना से उन्हें क्या मिली? सामाजिक मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त काल के दौरान, है ना, जब गुप्त काल चल रहा था तो उस समय भाषा और साहित्य, भाषा मतलब है जानवे थ्रू लैंग्वेज, एंड साहित्य मतलब आप जानते हो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, है ना, पढ़ाई लिखाई। तो इनकी वृद्धि एवं विकास पर क्या करना है? वर्णन करना है। गुप्त काल के दौरान भाषा और साहित्य, इन दोनों की वृद्धि एवं विकास पर क्या करना? वर्णन। स्टूडेंट्स, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग, जो गुप्त काल जो है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास में भाषा और साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ये ध्यान रखना। गुप्त काल को फिर से याद रखना कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में संस्कृत को राजभाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में विशेष संरक्षण मिला। आप सभी लोग, राजभाषा उस समय का क्या था?
संस्कृत, अभी हिंदी, और साहित्यिक भाषा के रूप में इसे विशेष संरक्षण मिला। मतलब कि जो भी बुक्स बनाए जाते थे, बुक्स लिखी जाती थी, वो संस्कृत में। गुप्त शासकों के अभिलेख, प्रशस्तियां और राजकीय आदेश परिष्कृत संस्कृत में रचित है, जिनमें प्रयाग प्रशस्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें संस्कृत की प्रतिष्ठा और प्रसार स्पष्ट होता है। साहित्य के क्षेत्र में इस युग में महान कृतियों की रचना हुई। कालिदास इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार माने जाते हैं। उनकी रचनाएं अभिज्ञान, शाकुंतला, मानवम, मेघदूत, कुमार संभव संस्कृत साहित्य की अमूल्य क्या थे, धरोहर है। इसके अतिरिक्त शिखा खदत्त यानी मुद्रारा, इसको मुद्रारक्षस, विशाखदत्त को मुद्रारक्षस भी कहा जाता है। शूद्रक यानी मृच्छ कटिकम तथा भरभवी वही भारवी जैसे साहित्यकारों ने नाटक और काव्य को क्या किया, समृद्ध किया। इस काल में पुराणों का संकलन और संपादन हुआ, जिससे धार्मिक सांस्कृतिक साहित्य का क्या हो गया, तो विकास हुआ। साथ ही प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की भी प्रयोग होता रहा, जिससे लोक भाषाओं को भी क्या मिली, गति मिली। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा और विस्तार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा और विस्तार को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के बाद हर्ष ने सिंहासन पर कब बैठा था, 606 ईस्वी में बैठने के बाद हर्ष ने सबसे पहले थानेश्वर और कन्नौज को अपनी शक्ति का क्या बनाया था, स्ट्रेंथ केंद्र बनाया। अपने प्रारंभिक अभियानों में उसने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मगध, बंगाल और ओडिशा की ओर अभियान चलाकर पूर्वी भारत में अपना प्रभुत्व क्या किया, स्थापित किया। हर्ष ने वल्लभी यानी गुर्जर मैत्रक शासकों के विरुद्ध पश्चिमी भारत में भी सैन्य अभियान किए, जिससे गुजरात और मालवा तक उसका प्रभाव फैल गया। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हर्ष का सामना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें उसे पराजय मिली। इस पराजय के कारण नर्मदा नदी उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। चीनी यात्री हेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत के अधिकांश भागों में फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में कश्मीर और पंजाब से लेकर पूर्वी में बंगाल और ओडिया तक तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक हर्ष का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत था। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन के महत्व का क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो भारतीय धर्म इतिहास है ना, भारतीय धर्म का क्या इतिहास रहा है और इनमें भक्ति आंदोलन का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अगर सही समझ में आता है तो आंसर समझने में बहुत आसानी होती है। भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन ने ईश्वर और भक्त के बीच व्यक्तिगत, भावनात्मक और प्रत्यक्ष संबंध पर बल दिया, जिससे यज्ञ कर्म, जटिल अनुष्ठानों और पुरोहितवादी प्रभुत्व की भूमिका कम हुई। इससे धर्म अधिक सरल, जनसुलभ और आंतरिक आस्था पर आधारित बना। भक्ति आंदोलन ने जाति भेद और सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी। कबीर, रविदास, नामदेव, मीराबाई और चैतन्य जैसे संतों ने यह संदेश दिया कि
भक्ति के मार्ग में जन्म, जाति या लिंग बाधा नहीं है। इससे भारतीय धार्मिक परंपरा में समता और मानवतावाद के तत्व सशक्त हुए। धार्मिक इतिहास की दृष्टि से अगर भक्ति आंदोलन को देखा जाए तो भक्ति आंदोलन शैव और वैष्णव भक्त थे। भक्ति आंदोलन करने वाले कौन थे? शैव और वैष्णव भक्त थे और ये सगुण निर्गुण परंपराओं को नई दिशा दी। स्थानीय देवता और लोक आस्थाओं को मुख्य धारा स्थान दिया ला। देखो सगुण और निर्गुण स्टूडेंट्स, सगुण और निर्गुण की बात करें तो सगुण निर्गुण में सगुण क्या होता है? जिसमें ईश्वर का रूप होता है। जैसे कि हिंदू धर्म में दुर्गा माँ, बजरंगबली, श्री राम, जिनका कोई न कोई रूप है और उनका कोई न कोई गुण है, उनके बारे में लोग जानते हैं, उनका कहानी है, उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था, उनके बारे में स्पष्ट हम लोग जानते हैं कि मतलब ये हुआ था, वो हुआ था। उनको देख के मतलब पोस्टर में उनको देखते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो ये सगुण मूर्ति बना के पूजा करते हैं, तो ये सगुण भक्ति हो गया। और निर्गुण भक्ति वो होता है जिसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर को दिल में बसाया जाता है, एक ही ईश्वर को माना जाता है, तो वो निर्गुण भक्ति होता है। परंपराओं को नई दिशा दी तथा स्थानीय देवता और लोक आस्थाओं को मुख्य धारा में स्थान दिलाया। साथ ही इस आंदोलन ने लोक भाषाओं में धर्म का प्रचार किया, जिससे संस्कृत प्रधान पर परंपरा का विस्तार जनधारण तक हुआ। मतलब कि जो भाषा बन रहे थे, भाषा या लेख बन रहे थे, तो संस्कृत का यूज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखिए। पल्लवों, पांड्यों तथा कलचुड़ियों के अंतर्गत धर्म एवं कला व स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। पल्लवों, पांड्यों और कलचुड़ियों। तो देखिए, पल्लवों, पांड्यों तथा कलचुड़ियों के शासनकाल में धर्म तथा कला स्थापत्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। पल्लव शासक मुख्यतः शैव वैष्णव परंपरा के समर्थक थे। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन के काल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर, मंडप और सौर मंदिर जैसे शैल स्थापत्य विकसित हुए, जो द्रविड़ स्थापत्य की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाते हैं। पांड्य शासकों के अधीन शैव और वैष्णव धर्म को संरक्षण मिला था। मुदेरे का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर पांड्य कला का उत्कृष्ट क्या था भाई? उदाहरण था। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट दिखा देता था, जिसका प्रतिबिंब नैनार और अलवार के संतों की परंपरा में मिलता है। नैनार और अलवार कौन है? शैव और वैष्णव भक्त। कलचुरियों के शासन में शैव धर्म विशेष रूप से फला फूला। इन्होंने मध्य भारत में मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। त्रिपुरी और अमरकंटक के मंदिर नागर शैली के सुंदर उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्टूडेंट्स, भक्ति आंदोलन के उदय एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का क्या था? का ही देन था। ब्राह्मणवादी कर्मकांड, जटिल यज्ञ अनुष्ठान, जाति भेद और सामाजिक असमानता से समाज जन असंतुष्ट था। इसी पृष्ठभूमि में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों से भक्ति परंपरा का प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य आदि संतों द्वारा व्यापक रूप से फैली। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, श्रद्धा और सगुण मुक्ति को और समर्पण को मुक्ति का साधन बताया तथा सगुण निर्गुण भक्ति की धाराएं विकसित हुई। भक्ति आंदोलन का महत्व बहुआयामी है। इसने जाति भेद और सामाजिक ऊंच नीच को चुनौती दी और धर्म को जन सामान्य के लिए सरल बनाया। लोक भाषाओं में भक्ति साहित्य की रचना से हिंदी, मराठी, बंगला, तमिल
आदि भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता, मानवतावाद और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ किया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है स्टूडेंट, देखिए चोलों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन पर क्या करना है, टिप्पणी करना है, लिखना है। तो चोल चोल का जब शासन चल रहा था उस समय स्थानीय प्रशासन कैसा था। चोलों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन भारतीय प्रशासनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है या माना जाता है। चोल शासकों ने शासन की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर व्यापक स्वायत्तता प्रदान की। ग्राम प्रशासन गांव प्रशासन की मूल इकाई था। गांव जो था स्टूडेंट्स क्या था, प्रशासन की मूल इकाई था, जिसे ऊर, सभा और नाडू जैसी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता था। तो प्रशासन को जो संतुलित किया जाता था, वहां पे जो नाम रखा गया, जो संस्था बनाया गया था, ऊर, सभा और नाडू जैसी। सामान्य गांवों में ऊर व्यवस्था थी, जबकि ब्राह्मण बस्तियों अग्रहार में सभा का गठन होता था। सभा का गठन योग्य सदस्यों से होता था। सभा का गठन योग्य क्या होता, जो योग्य सदस्य होते थे उनसे होता था, जिन्हें कुडबोले प्रणाली, घरों से पर्ची निकालकर चयन द्वारा चुना जाता था। सब अपने अपने घर से क्या करते थे, पर्ची निकालते थे यहाँ पे। तब चुन पर्ची मतलब निकालते थे, उनके बारे में लिखते थे, जिसके बारे में ज्यादा पर्ची मिलता था उन्हीं का चयन किया जाता था। यह प्रणाली लोकतांत्रिक भावना को दर्शाती है ना। और सभा के अंतर्गत विभिन्न समितियां वरीयम होती थी, जैसे धन समिति, सिंचाई समिति, न्याय समिति आदि, जो प्रशासनिक कार्यों का क्या करती थी, संचालन करती थी। मतलब हर के काम के लिए अलग अलग मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय में भी। नाडू कई गांवों का समूह था। नाडू जो था वो कई गांवों का, मतलब कई गांव मिलकर एक एक कई गांवों को मिलाकर एक नाडू बनाया गया था। और नाडू कई गांवों का एक क्या था भाई, समूह था, पता है ना, जो कर वसूली, कानून व्यवस्था और सिंचाई प्रबंधन जैसे कार्य को देखता था, है ना। मतलब कई देशों को देखता था नाडू, नाडू के अंतर्गत, और सिंचाई प्रबंधन जैसे कार्यों को ये देखता था। स्थानीय प्रशासन में भूमि कर, सिंचाई, मंदिर प्रबंधन और न्यायिक कार्यों पर ये विशेष ध्यान देता था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए स्टूडेंट 9 है। राष्ट्रकूट साम्राज्य पर एक लेख लिखिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली क्या था, राज्य था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट की जो स्थापना किसने किया था स्टूडेंट्स, दंती दुर्ग ने किया था, याद रखना, जिसने चालुक्यों को क्या किया था, पराजित किया था। चालुक्यों को राष्ट्रकूट साम्राज्य ने क्या किया था भाई, पराजित किया था राष्ट्रकूटों ने। और पराजित कर दक्कन में स्वतंत्र राष्ट्रकूट सत्ता की क्या रखी थी, नींव रखी थी। अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण प्रथम और गोविंद तृतीय जैसे शासकों ने साम्राज्य का राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाया। और ये राष्ट्रकूट साम्राज्य के ये शासक थे, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूटों राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट यानी मालखेट थी। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए वे पाल और प्रतिहार शासकों के प्रमुख प्रतिद्वंदी रहे। कृष्ण प्रथम के शासनकाल में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर निर्मित हुआ, जो शैलकृत स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। अमोघ वर्ष प्रथम विद्या और धर्म का महान संरक्षक था तथा उसने कवि राजमार्ग जैसी कन्नड़ कृति को संरक्षण दिया। धार्मिक रूप से राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव और जैन परंपराओं के प्रति सहिष्णु था। प्रशासन सामंती तत्वों पर आधारित था, फिर भी स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लगभग 700 से 1200 सीई के दौरान कृषि संबंधों पर चर्चा कीजिए। मतलब इस समय में कृषि कैसा था, कृषि कैसे कृषि कार्य होते थे, ये बताना है। लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान
भारत में कृषि संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस काल में भूमि अनुदान व्यवस्था का व्यापक प्रसार हुआ, जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों, मंदिरों और सामंतों को कर मुक्त या सशर्त भूमि सशर्त भूमि प्रदान की गई। सशर्त भूमि मतलब शर्त के अनुसार भूमि दिया जाता था। इसमें भूमि पर प्रत्यक्ष खेती करने वाले कृषकों की स्थिति कमजोर हुई और वे धीरे धीरे अधीनस्थ वर्ग में क्या हो गए, स्वयं परिवर्तित हो गए। इस अवधि में सामंती परिवर्तनों का विकास स्पष्ट दिखाई देता है। भूस्वामी वर्ग जैसे सामंत और मंदिर संस्थाएं मंदिर संस्थाएं कृषि अधिवेश पर अधिकार करने लगी। कृषक न केवल राज्य को कर देते थे कृषक न केवल राज्य को कर देते थे, बल्कि स्थानीय स्वामियों को भी विभिन्न प्रकार के कर बेगार और उपज का अंश देना पड़ता था। इससे कृषक शोषण बढ़ा और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता क्या हो गई, सीमित हो गई। साथ ही कृषि के विस्तार के लिए वन क्षेत्रों की कटाई, नई बस्तियों की स्थापना और सिंचाई साधनों, तालाब, नहर, कुएं का क्या हुआ, विकास हुआ। इससे कृषि उत्पादन बढ़ा, परंतु इसका लाभ मुख्यतः शासक और भूस्वामी वर्ग को मिला। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुप्त साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर आपका 11 स्टूडेंट्स। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण का क्या करना, वर्णन करना। मतलब इन्होंने कैसे शासन किया, इन्होंने साम्राज्य को कैसे चलाया, ये सब इसमें बात है। समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली क्या थे, शासक थे, जिनके शासन में साम्राज्य का प्रसार और सुदृढ़ीकरण हुआ। समुद्रगुप्त के अगर शासनकाल की बात करें तो लगभग 335 से 375 माना जाता है। यह एक महान विजेता था, जिसकी सैन्य सफलताओं का विवरण प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उसने उत्तरी भारत के अनेक गणराज्यों और स्वतंत्र राजतंत्रों को पराजित कर गुप्त सत्ता के अधीन किया। दक्षिण भारत में उसने दक्षिणापथ अभियान चलाया, जहां कई शासकों को पराजित कर उन्हें पुनः सिंहासन पर बैठाया और करदायक बना दिया। इससे गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा और प्रभाव क्षेत्र अत्यंत बढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के काल में साम्राज्य का और अधिक साम्राज्य जो है कि साम्राज्य का और अधिक क्या हो गया था, विस्तार हो गया था और स्थायित्व हुआ। उसने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति के माध्यम से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। शकों को पराजित किया। इनने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश को क्या किया, पराजित किया और भारत में मालवा, गुजरात को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, जिसने व्यापारिक मार्गों और समृद्ध बंदरगाहों पर नियंत्रण मिला। जिससे क्या मिला, उसे व्यापारिक मार्ग और समृद्ध बंदरगाहों पर क्या मिला, नियंत्रण मिला। तो बंदरगाह क्या होता है भाई, नदी के किनारे जो, अब वो नदी के किनारे जैसे जहां जहां ले गए थे उनका स्टेशन, ठीक है। उसके शासन में प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, गजनी व गौड़ी के आक्रमणों का क्या प्रभाव था। गजनी और गौड़ी ने आक्रमण किया था, तो भारत में क्या प्रभाव पड़ा। गजनी के महमूद और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का भारत पर गहरा और दूरगामी के प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये लोग आके ही, आपको पता है ना, दिल्ली सल्तनत का ये स्थापना किया था। तो गजनी महमूद और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का भारत पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। महमूद गजनी 11वीं सदी 11वीं शताब्दी में भारत पर बार बार आक्रमण कर अपार धन लूटी। उसके आक्रमणों से उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई, नष्ट हुए, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ी। यद्यपि महमूद का उद्देश्य अस्थायी शासन नहीं था, फिर भी उसके आक्रमणों ने भारतीय राज्यों की सैन्य कमजोरी और आपसी विभाजन को क्या किया, उजागर किया। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी के आक्रमणों का प्रभाव और भी निर्णायक रहा।
सायरन के युद्धों 1911 से 91 से 92 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। गौर ने अस्थायी शासन की नीति अपनाई, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था क्या की स्थापित की। कहाँ पे, अब सोच लो, ये दिल्ली में, और दिल्ली सल्तनत का इन्होंने स्थापना किया। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत में मध्यकालीन युग का आरंभ हुआ। नई प्रशासनिक सैन्य मुगल साम्राज्य का समझ लो। अब देखो, नई प्रशासनिक सैन्य प्रणाली का प्रवेश तथा भारतीय इस्लामिक संस्कृति समन्वय की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी के साथ साथ ही व्यापार, कला और स्थापत्य में भी नए नए तत्व जुड़े। अब स्टूडेंट्स, आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन लिया हूँ। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब जो मैं आपको करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो टिप्पणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 10 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स को हम लोग 250 या 200 वर्ड्स में लिखते हैं, और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए 4 पेज में हम लोग लिखते हैं, 400 वर्ड में। गुप्तोत्तर काल में धर्म। गुप्तोत्तर काल लगभग 550 ईस्वी के बाद भारतीय धर्म में बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें हिंदू धर्म सबसे प्रमुख बनकर उभरा। इस दौरान वैष्णव और शैव संप्रदायों का प्रभाव बढ़ा, और मंदिर निर्माण तथा मूर्ति पूजा का प्रचलन तेजी से फैला। धर्म में व्यक्तिगत भक्ति उपासना पर जोर बढ़ा, जिसे दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन के रूप में लोकप्रिय बनाया। बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि उन्हें शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया था। यह काल हिंदू धर्म के सुदृढ़ीकरण, भक्ति परंपरा के विकास और मंदिर केंद्रित संस्कृति के विस्तार का साक्षी रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 लिया स्टूडेंट्स, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो भाई, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया ये क्या स्तंभ है, यानी शिलालेख, स्तंभ शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त चौथी शताब्दी में क्या की थी, की प्रशंसा में यह लिखा गया था, ठीक है। किसके, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, याद रखना। लिखा गया एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी, अच्छा, इसकी रचना दरबारी ने किया था, इसके लिए, ठीक है, इनकी बहादुरी के लिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, मंत्री और शिक्षक हरिसेन ने अत्यंत अलंकृत शास्त्रीय संस्कृत भाषा और चंपू शैली गद्य और पद्य का मिश्रण में की थी। यह मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ पर क्या थे, उत्कीर्ण थे, जिसे बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा कौशाम्बी के इलाहाबाद प्रयागराज लाया गया था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा, एक आदर्श शासक और कला व धर्म के संरक्षण के रूप में चित्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है स्टूडेंट्स, उत्तर गुप्त काल में कन्नौज का उदय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया, और कन्नौज का एक नए शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। कन्नौज, इसके उदय का मुख्य कारण गंगा यमुना दोआब में इसका रणनीतिक उपजाऊ स्थान था, जिससे यहाँ आर्थिक समृद्धि आई और सैन्य नियंत्रण आसान हुआ। सम्राट हर्षवर्धन ने जब थानेदार से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की, तो इस शहर को उत्तरी भारत की संप्रभुता प्रतीक माना जाने लगा। हर्षवर्धन के शासन में कन्नौज अपने चरम पर था, और बाद में इसकी महत्ता के कारण ही पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे बड़े राजवंशों के बीच इस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, पल्लव वास्तुकला। इस पर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर शैली की नींव रखी। इसकी शुरुआत राजा महेंद्र वर्मन ने किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय साधारण चट्टानी गुफा मंदिरों मंडप से हुई। बाद में राजा नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के काल में महाबलीपुरम में एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध पंचरथ या एकास्मक मंदिर बने, जो इस कला का उत्कृष्ट नमूना है। राजा राज सिंह के काल में पत्थरों को जोड़कर बनाए गए ढांचागत मंदिरों जैसे महाबलीपुरम का तट मंदिर और कांचीपुरम का
कैलाश मंदिर की शुरुआत हुई। इस प्रकार पल्लव कला ने साधारण गुफाओं से शुरुआत कर भव्य और जटिल मंदिरों तक का सफर तय किया, जो चोल साम्राज्य के दौरान और भी क्या हो गए थे, विकसित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है मोशन क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तरी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया था, जिसने भारत को अरब आक्रमणों से बचा। अरबों आक्रमण, सोचो भारत को, मतलब अगर ये नहीं होते तो आक्रमण बहुत होता। नागभट्ट प्रथम द्वारा स्थापित यह साम्राज्य मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक फैला था, जिसकी राजधानी बाद में कन्नौज बनी। इस वंश के सबसे महान शासक महिर भोज प्रथम थे, जिन्होंने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। प्रतिहारों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल और राष्ट्रकूट शासकों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और अंततः उत्तरी भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। 10वीं शताब्दी के अंत तक महमूद गजनवी के आक्रमणों और आंतरिक कमजोरियों के कारण इस वंश का क्या हो गया था, पतन हो गया था। उसके आता है हर्ष का उदय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फैली अराजकता के बीच पुष्य भूति वंश के शासक हर्षवर्धन का क्या हो गया था, उत्तरी भारत में अस्थिरता लाने वाला प्रमुख मोड़ था। 606 ईस्वी में अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष ने थानेसर की गद्दी संभाली और तुरंत अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया और पंजाब, बंगाल, बिहार तथा ओडिशा सहित उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। हालांकि वह दक्षिण भारत में नर्मदा पार नहीं कर पाए, उन्होंने उत्तर भारत में एक मजबूत और संगठित शासन स्थापित किया। चीनी यात्री एनसांग ने उनके काल के समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत का विस्तृत वर्णन किया। तंत्रवाद भारतीय धर्मों, विशेषकर हिंदू और बौद्ध धर्मों के भीतर एक गूढ़ और रहस्यमय आध्यात्मिक परंपरा है, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष कर्मकांड और गुप्त प्रथाओं पर जोर देती है। यह परंपरा वेदों के पारंपरिक मार्ग से हटकर तंत्र नामक मार्गों पर आधारित है। तंत्रवाद की मुख्य विशेषता जटिल अनुष्ठान, मंत्र, यंत्र और देवी स्त्री शक्ति की उपासना है। इसका ज्ञान गोपनीय रखा जाता है और गुरु शिष्य परंपरा से हस्तांतरित होता है। सामाजिक रूप से तंत्रवाद ने महिला और निचली जातियों को धार्मिक क्रियाओं में शामिल होने का अवसर दिया। स्टूडेंट्स आगे आप लोग देखिए, तंत्रवाद ने पढ़ लीजिए आप लोग। तंत्रवाद ने महिलाओं और निचली जातियों को धार्मिक क्रियाओं में शामिल होने का अवसर दिया और जिससे यह गुप्तचर काल में काफी लोकप्रिय हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य शुरू हुआ और 6वीं शताब्दी तक साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। इस पतन का मुख्य कारण मध्य एशिया से आए हुनों के लगातार और विनाशकारी आक्रमण थे, है ना, इसका पतन का मुख्य कारण। अब याद रखना, ये पतन गुप्त साम्राज्य के पतन, हुनों ने जिसमें बहुत ज्यादा आक्रमण किया, जिसके वजह से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ था, जिन्होंने साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य नींव को हिला दिया। इन बाहरी मामलों के साथ आंतरिक कमजोरियां भी थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने पर प्रांतों के सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। लगातार युद्ध और व्यापार में आई मंदी के कारण गंभीर अर्थ संकट उत्पन्न हुआ, जिसका प्रमाण सिक्कों की गुणवत्ता में गिरावट से मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में मौजूद सामंती व्यवस्था और उत्तराधिकार के स्पष्ट नियमों की कमी ने गृहयुद्ध को जन्म दिया। चचनामा सिंध के इतिहास का सबसे पुराना और आधिकारिक ग्रंथ है, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरबों की विजय का विस्तृत वर्णन करता है। यह मूल रूप से अरबी में लिखा गया था और भारत में अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। पाकिस्तान आप इसे रोक कर पढ़ लो, वीडियो लंबी हो रही है। ताइरन के युद्ध पढ़िएगा। ताइरन का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ? ताइरन के युद्ध भारतीय इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध थे। दूसरी, जो राजपूत राजा पृथ्वी चौहान और तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के बीच हुए थे।
तायरन का पहला युद्ध 1911 ईस्वी। यह लड़ाई पृथ्वी चौहान के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने गौरी की सेना को हरा दिया और गौरी जान बचाकर क्या हो गए थे, भागने पर मजबूर हो गया था। त्रायन त्राइन का यानी ताइरन या फिर ताइरन ताइरन का दूसरा युद्ध 1911 में हुआ। यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। मोहम्मद गौरी ने पिछली हार से सबक सीखा और बेहतर तैयारी के साथ वापस आया। उसने धोखे और नई युद्ध नीति का इस्तेमाल किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि 1191 की जीत के बावजूद 1192 की हार ने उत्तर भारत में राजपूत शासन का अंत कर दिया और भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी गई, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। गुप्त वंश का शासनकाल। गुप्त वंश का शासनकाल 240 ईस्वी से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। स्टूडेंट आप लोगों ने इस तरह से देखा, मैंने आपको टोटल कितने, टोटल ये देखो 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए, जिससे बाहर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो भी आप दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये समझ लो कि 100 मार्क्स का आराम से लिख के आओगे। तो जल्दी से प्रेफर कीजिए। ये टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसका पासवर्ड आपको मिलेगा इंस्टा में। तो इंस्टा में पासवर्ड मिलेगा, टेलीग्राम में ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।